साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है अनुज जोशी। मेरा गांव का नाम है सुमाड़ी, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि अंकिता भंडारी मिस्ट्री केस, जो कि पहाड़ में एक घटना हुई है और वो तीर्थ नगरी इस केस में घटना हुई है। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी है कि जो 2 हफ्ते पहले अंकिता भंडारी मिस्ट्री केस काफ़ी पीक में चला था, कि अब स्वाभाविक सी बात है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी है कि इसे हम लगातार अपने प्रयास करें और इसे लगातार ट्रेंडिंग में रखें, और सरकार में हम किस प्रकार से दबाव बना जा सके अपने अपने स्तर से उस। और अब अंकिता भंडारी मिस्ट्री केस में आप करंट में हम चलते हैं तो SIT के द्वारा 2 और इसमें मुकदमे दर्ज कराए हैं, जो कि देह व्यापार अधिनियम और IPSC धारा 354 को के तहत है, जिसमें गलत संबंध बनाने को किसी के द्वारा कहना और किसी का गलत निगाहों के देखना, ये इस धारा में आती है। और DGP अशोक कुमार जी ने कहा है कि कई साक्ष्यों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है और लैब से कहा गया है कि साक्ष्यों को जल्द से जल्द भेजने का कार्य करें। तो बात चलिए, तो अब आपको इस केस के बारे में बताते कि अंकिता कांड में हुआ क्या था और कैसे। साथियों, अंकिता भंडारी का गांव डोब सिरपुर के समीप है, और जो कि हमारे गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अंकिता भंडारी एक गरीब परिवार से की रहने वाली थी, और वह जॉब करने के लिए बाहर गई। ज्वाइनिंग उसने 3 सितंबर को की थी। जब वो वहाँ ज्वाइन की तो सबसे पहले यह देखा कि वहाँ पे कोई और महिला का ना होना, और वह जो रिजॉर्ट था वो एकांत में होना। 18 सितंबर की बात है, जब पुलकित आर्य के द्वारा उसके साथ बदतमीजी की गई। उसने उसका विरोध किया करने को, उसको कही कि मैं पुलिस में बात करती हूँ। जैसे उसने पुलिस में बात करने को कही, वैसे उनके और पुलकित आर्य के बीच लड़ाई हो गई। वो लड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और उसके बाद उसके दोस्त, जो कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, उसका नाम है पुष्प, जो कि अंकिता के साथ बात कर रहा था, लगातार बात कर रहा था। उसने सारी बातें उसको बता रखी थी। और फिर इस बात के बाद उसने जब उसको कॉल किया, कि उसने लगभग 2:30 बजे के बाद पुष्प ने अंकिता को कॉल किया। अंकिता का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। स्विच ऑफ आने के बाद पुष्प समझ गया था कि वहाँ कुछ ना कुछ घटना हो चुकी है, जिसके कारण उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने यह जानकारी उनके घर वालों को बता दी थी, और घर वालों 19 तारीख को अंकिता भंडारी के पिताजी वंत्रा होटल में गए, और वंत्रा होटल में उन्होंने देखा कि अंकिता भंडारी लापता है। उन्होंने लापता का केस राजस्व पुलिस को दिया गया। यह केस उन्होंने 19 तारीख को कर दिया गया था। 19 तारीख के बाद आप ये देखेंगे कि 22 तारीख तक राजस्व पुलिस में का कोई भी कार्य न होना, और यह सोशल मीडिया में काफ़ी पीक में चले गया था। और उत्तराखंड की लोकल पत्रकारिता है, उसके द्वारा काफ़ी लाइट में लाया गया। और मैं विशेष धन्यवाद करूंगा उत्तराखंड की लोकल पत्रकारिता का, क्योंकि उन्होंने बहुत निर्भीक ढंग से और काफ़ी एक अहम ये केस बनाकर उन्होंने इसे आगे बढ़ाने का काम किया। जो कि इसके बाद जब दबाव बना शासन प्रशासन में, तब ये केस पुलिस के पास गया, और पुलिस ने उसी दिन इन तीनों को पकड़ लिया था, जिसका नाम पुलकित आर्य, जो कि भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे थे। और दूसरा हो गया उनके दोस्त सौरभ और अंकित। और ये 3 इस आरोपी में इन्होंने पकड़ा गया, जो इनके द्वारा ये बयान दिया गया कि हमने उनको धक्का मार के नदी में गिराया था, या वो कुछ इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमको जब मतलब कि खींचातानी हुई, हम गलती से, उन्होंने इस प्रकार से वो प्रपंच रचा है कि जिससे हम इस पूरी घटना को पूरा गुमराह करके इसे बना सके। आगे आपको सीधे मनीष काला जी से मिलाते, जो कि योग का कार्य करते हैं, वो मुंबई में निवास करते हैं। उनसे बताते कि इस घटना में वो क्या सोचता है। उसके बड़ा खेद है कि देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह के दुराचारी, दुष्ट और दुशासन जैसे लोग मौजूद है, और निश्चित रूप से इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, क्योंकि कानून का डर होगा तो निश्चित रूप से उस डर के कारण अपराध की मात्रा भी कम होगी। और हमें लगता है इस बहन अंकिता की आत्मा की शांति तभी मिलेगी जब इस तरह के राक्षसों का विनाश होगा, और विनाश होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कानून का डर नहीं है किसी को, और जब डर नहीं है तो अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है सजा का प्रावधान बहुत तगड़ा होना चाहिए। राजनीति में हमको इस प्रकार के आदमी अगर आगे आएंगे तो ऐसे ही कार्य उतरेंगे। जब आदमी के पास सत्ता और पैसा आता है तो उस सत्ता और पैसे के कारण वो अहंकारी हो जाता है, और भूल जाता है कि समाज में उसके क्या क्या सामाजिक दायित्व है। और उसी तरह से अंकित, जो पुलकित आर्य है, इनके पिताजी भाजपा में रहे हैं, शासन प्रशासन का दुरुपयोग करते, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए बेकार जगह में रिजॉर्ट खोला है। पता नहीं इसको कैसे ये परमिशन मिल गई सरकार की तरफ से। निश्चित रूप से सरकार के लोग भी इसमें दोषी है, जो कि इस तरह के लोगों को खुलेआम परमिशन दे देते हैं, और हमारी बहन अंकिता जैसी लोग इस हत्याकांड में शामिल हो जाती है, अर्थात इसका शिकार बन जाती है। तो निश्चित रूप से जैसे भी रिजॉर्ट खुल रहे बेकार के, इनको ये परमिशन दे देते हैं, इनके ऊपर भी लगाम लगनी अत्यंत आवश्यक है। वो बहन अंकिता भंडारी का जो अंतिम संस्कार हुआ था वो लास्ट नवरात्रि से पहले होता, तो निश्चित रूप से काली बन के इन दुराचारियों का विनाश करेगी, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। आपने सुना कि मनीष काला जी ने काफी अहम
बात बोली कि जो रिजॉर्ट है उनको बिल्कुल एक लाइसेंस के तहत वो रिजॉर्ट खुले, ऐसा नहीं है कि मंत्री का बेटा है तो उसको बिना लाइसेंस के ही वो रिजॉर्ट खोल रहा है। बिल्कुल जोशी जी इसमें क्या बात करते हो, जो उन्होंने करीबी से जाना है, उन्होंने सोशल मीडिया में काफ़ी एक लंबी आवाज़ अपनी तरफ से जो बनाई है उसके बारे में जानते हैं। वो छोटी सी कई लोगों का मानना है कि इसमें जो वीआईपी लोग हैं वो सीधे सीधे सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, भाजपा से जुड़े हैं, इसीलिए उन वीआईपी लोगों का नाम अभी जोगदंडे ने क्या बोला? जोगदंडे ने बोला कि मैंने रिजॉर्ट तोड़ने का कोई आदेश नहीं दिया। रेणु मिस्त्र क्या करें, वो यमकेश्वर की विधायक है, क्या तो रहा है, खास तौर पर अंकिता भाटकरे को यहाँ सबूत तो डीजीपी है एक उसका यूपी का विक्रम सिंह, उसने साफ बोला, उसने कहा धामी सरकार ने सबसे पहले साक्ष्य मिटाई, आरोपी को बचाने के लिए इन्होंने साक्ष्य मिटवाई। उसी दिन जरूरत क्या थी उसको रिजॉर्ट को तोड़ने की, कमरा तोड़े जय कमरा मां सारू काम ये मां सबूत है 1.5 घंटा 15 मिनट। अब बताओ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह है भेजी शायद, बहुत कई बार क्लियर बोल दो, एक एजेंडा साफ है, जो गलत है गलत है। उसने कहा धामी ने गलत किया है। और यहाँ क्या हुआ, पहले एक वे की दुविधा, धामी ने क्या किया, पहले जिला प्रशासन बॉडी ने भी किया कि हमने रिजॉर्ट तोड़ने के लिए कोई आदेश नहीं दिया, और इधर से धामी ने रात में ट्वीट कर दिया कि हमने रातों रात रिजॉर्ट तोड़वा दिया। अब प्रशासन कुछ और बोल रहा है, मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहे हैं। अगले दिन बेचारा डीएम पे अपना स्टेटमेंट पर उन्होंने पढ़ी कि हाँ हमने तोड़वाया, और वहाँ जुले पहले तोड़वाया और डीएम नहीं, रेणु मिस्त्र जो यमकेश्वर की विधायक है उसने अपना वो भेजा वहाँ, और विधायक इसमें बराबर की दोषी है जितना पुलकित आर्य दोषी है, क्योंकि कई लोग इसमें ये मान रहे हैं कि साक्ष्यों को मिटाने के लिए रेणु आर्य और उसके पुत्र पुलकित आर्य को बचाने के लिए यह कार्रवाई करवाई। उत्तराखंड शासन ने भी रकोपन नहीं किया, इसमें बहुत बड़ा घालमेल है जो कि जल्द से जल्द जनता के सामने होना चाहिए। अंकिता भंडारी की जो शरीर मिला था, मृत शरीर मिला था, उसमें भी आप किस प्रकार जानते कि जब वो पीएम रिपोर्ट मिली थी कि वो किस प्रकार को अभी पूरी जनता को समझ नहीं पाई कि हुआ क्या था, उसमें भी कुछ लोगों का कहना है कि 18 तारीख को ये लाश शायद शीला बैराज में फेंक दी गई थी, जबकि जो पुलिस है और जो स्थानीय लोग हैं और जो जिन लोगों ने बॉडी को देखा उनके अनुसार बॉडी न तो खुली हुई थी बॉडी पे, न तो जो बैराज में जब बॉडी पड़ी तो उसके बाद तुरंत अगर काफ़ी दिन पुरानी बॉडी होती तो शायद वो जो मछलियाँ उस बैराज में हैं शायद वो बॉडी को डैमेज कर सकती थी, लेकिन जब वो बॉडी मिली तो न तो उस पर इस तरह के कोई घाव थे कि उससे मछलियों ने खाया। और इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमारे पुलिस प्रशासन और जो राजस्व पुलिस है, अर्थात जो हमारे राज्य में पटवारी की व्यवस्था है, पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था इनको 2019 में उत्तराखंड प्रशासन को आदेश दिया था कि केवल एकमात्र उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां राजस्व पुलिस इस समय काम कर रही है, इस व्यवस्था को तुरंत खत्म करें, जबकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश की जो सत्ता है उसने सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ वकील हैं उनके अंडर में यह मुद्दा लड़ा कि नहीं हम राजस्व पुलिस को रखना चाहते हैं, जबकि राजस्व पुलिस आज की डेट में सबसे भ्रष्ट, सबसे निकम्मी और सबसे कामचोर पुलिस है। राजस्व पुलिस का मतलब है कि सीधे सीधे आप रिश्वत देके किसी भी काम को करवा सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर राजस्व पुलिस से कोई काम करवाना चाहते हैं, जैसे आप केवल अगर आप अपना डोमिसाइल भी अगर बनवाना चाहते हैं तो कम से कम मिनिमम 500 रुपए इनकी फीस होती है, जो कि सरकार को न जाके सीधे इनके जेब में जाती है। और आपने देखा कि विपुल जोशी जी ने काफ़ी अहम बात की थी, जो हमारी उत्तराखंड की राजस्व पुलिस है वो सबसे भ्रष्ट उन्होंने बताया है। हमारा अब उनसे पूछना यह है कि क्या यह भी निर्भया कांड की तरह एक 2 साल की जो पूरी प्रोसेस चलेगी उसमें चल जाएगा, या नवाज जोशी जी आपने यहाँ पे 2 चीज़ें बोली, एक निर्भया हत्याकांड और एक अंकिता हत्याकांड। मैं दर्शकों से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि निर्भया हत्याकांड जो था उसमें ये क्लियर था कि दोषी कौन था, और जो अंकिता हत्याकांड है उसमें कहानी ये हो रखी है, उसमें इसमें भी क्लियर है कि दोषी कौन है, लेकिन 90% जनता यही सोच रही है कि जो दोषी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे, जितना धीरे ये केस चलेगा उतने धीरे धीरे ये निकल के बाहर निकल जाएंगे। अब ये निकलेंगे कैसे, इसको ये एक एक्सीडेंटली रूप में दिखाना ये चाह रहे हैं। एक एक्सीडेंट हुआ है, मतलब पाँव फिसल गया है, नहर में गिर गई है लड़की, इस तरह से इसको दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की गुपचुप
कहानियाँ कुछ और है। मैंने 2.5 साल ऋषिकेश में नौकरी की है, लक्ष्मण झूला में मैं रहा हूँ, वहाँ मैं होटल लाइन से संबंधित हूँ, वहीं रहा हूँ। और वहाँ हमने इस तरह की चीज़ों को देखा है कि लड़कियों पे किस तरह से प्रेशर डाला जाता है। वो एक अंकिता थी जो अपनी आवाज़ को उठा पाई, हालांकि उसने अपना जीवन गंवा दिया उस आवाज़ को उठाने के पीछे, लेकिन ऐसी बहुत सारी हैं जो कि कुछ नहीं बोल पाती हैं और इनके चंगुल में आ जाती हैं और जो ये कहते हैं उनको करना पड़ता है अपने परिवार के लिए। उसने आवाज़ उठाई, उसकी जान गई, मानते हैं, लेकिन उसकी जान व्यर्थ नहीं जाएगी और लोगों को इससे सबक मिलेगा और लड़कियों के इससे सबक मिलेगा, वो भी अपनी आवाज़ों को आगे उठाएंगे। अभी तक जब हम मीडिया से पूछते हैं तो मीडिया बताती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। जब हम परिवारजनों से पूछते हैं, कल हमारे मोहन काला जी भी वहाँ गए थे डोप्स रिपोर्ट में, तो उनके जरिए भी हमें ये पता चला, अभी तक भी परिवार बोल रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक उनके हाथ पे नहीं आई है। एक ये भी है कि निर्भया हत्याकांड जो हुआ था वो भारत की राजधानी दिल्ली में होता, पर जो ये अंकिता का हत्याकांड हुआ है वो उत्तराखंड के एक ऐसे गांव में हुआ है, क्योंकि हमारे गांव से थोड़ा नज़दीक है और जो हमारे गांव की जो घरों की स्थिति है वो इतनी प्रकार की खुली नहीं है कि हम कानून के साथ लड़ाई कर सके। हमारे ये जो हत्याकांड हुआ है सबसे पहले तो उत्तराखंड के तीर्थ नगरी ऋषिकेश में हुआ है, जिसे हम तीर्थ नगरी बोलते हैं। तीर्थ नगरी का मतलब है वहाँ तीर्थाटन के लिए लोग आते हैं। पर्यटन अलग चीज़ है, तीर्थाटन अलग चीज़ है। वहाँ पे तीर्थाटन के लिए लोग आते हैं और तीर्थ के लिए लोग आ रहे हैं, ऐसी जगह पे इस तरह का कांड होना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी कहानी आपने बोली गांव वाली, ठीक, तो गांव वाली कहानी ये होती है, 3 चीज़ों से हमेशा लोग बोलते हैं कि इनसे बच के रहना, एक डॉक्टर, एक पुलिस और एक वकील। तो ये तीनों ही चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। डॉक्टर से हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, पुलिस से हमें अपनी सुरक्षा चाहिए और तीसरा वकील से हमें अपना न्याय चाहिए। साथियों, आपने देखा कि राशिद बिलाजी ने काफ़ी जो बारीकी से जो उन्होंने माहौल में जिस माहौल में उन्होंने ये बातें की। तो अंकिता भंडारी जो कि आज की नेशनल लीग बन चुकी है और जैसे कि आप लोग आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं कि यूपी, दिल्ली, मुंबई तमाम से देखिए हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर इस तरीके के हमारे को केस सुनने में आते हैं। लेकिन आज बहुत पीड़ा होती है सुनते हुए कि हमारे उत्तराखंड की पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की डोप सिरकोट गांव की एक लड़की अंकिता भंडारी नाम की लड़की, जो कि अपने छोटे से घर से, बहुत ही गरीब घर की एक लड़की, अपने घर का पालन पोषण करने के लिए ऋषिकेश जैसे छोटे से शहर में जाती है और जहाँ पर उसके साथ बहुत बदतमीजी की जाती है उस लड़की के साथ और उसके साथ तमाम तरीके की बदसलूकी की जाती है और अंत में उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो आज यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा हमारे हृदय में पीड़ा है उस लड़की के लिए, क्योंकि वो लड़की सिर्फ एक पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की लड़की नहीं है, क्योंकि वो पूरे उत्तराखंड की लड़की है और उस लड़की के लिए हमारे मन में बहुत पीड़ा है। मैं चाहता हूं कि आज उस लड़की को अगर न्याय नहीं मिल सका तो मैं चाहता हूं कि हमारे सरकार के जो तमाम ये चमचे, जिसे हम कहेंगे, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, जो हमारे सरकार के चमचे हैं, इन चमचों को अपने हाथ में चूड़ियाँ पहन के और अपने घर में बैठ जाना चाहिए। अपने माँ और बेटियों की रक्षा के लिए अपने घर में बैठ जाना चाहिए। कहना चाहूँगा आप लोगों के सम्मुख सब कुछ उजागर है कि किसने क्या करा है। भाजपा के मंत्री जी थे, उनके बेटे पुलकित आर्या जी हैं, उनका रिजॉर्ट चल रहा है, तमाम तरीके इसमें मुद्दे आ रहे हैं। देखिए, पुलिस की छानबीन जारी है, लेकिन फिर भी आप लोग देखिए, जनता जनार्दन बहुत ही सक्षम है, बहुत ही समझदार है, वो सब समझती है। अब जनता ही फैसला करेगी इस मुद्दे का और मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को, इसके माँ बाप को अवश्य इंसाफ दिलाया जाए। बस सुना नहीं कि जब ये स्पष्ट रूप में शब्दों में आपको बातें कही है और इस बातों को आपने भी समझा होगा कि कहीं ना कहीं ये पूरे पहाड़, पूरे उत्तराखंड की बात है, पूरे देश की बात है कि ऐसी घटनाओं का न होना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे भारत में ऐसा कानून नहीं है ना। क्योंकि चाइना में आप देखो, चाइना में सीधे फांसी दे देती है। यूएई में देखो, सब जगह देखो, मैंने गूगल में रिसर्च करा तो मैं पढ़ रहा था कि सीधे फांसी, किसी को पत्थरों से मार कर मार रहे थे जो इस ऐसे केस करते हैं। तो हमारे भारत में ऐसा क्यों नहीं? भारत में भी कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि जिससे लोग डरें, और चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, अगर जो गलत कार्य करते हैं उसको आप सजा दीजिए। वो आप तो मिलते हैं साथियों अपने नई वीडियो में। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी चलाते रहिए, मुहिम चलाते रहे कि हम किस प्रकार से सरकार पर दबाव बना रखें तो कुछ सजा दिलाने में हमें अभी तक एकत्रित है और लगातार एकत्रित ही रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय उत्तराखंड।